नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देहरादून में बारिश से बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश से दुकानों के नीचे की मिट्टी धंस गई और मिट्टी धंसने से कई दुकानें नीचे गिर गई हैं। तो लगातार उत्तराखंड में जो बारिश के बाद वाली आफत है वो अपना कहर बरपा रही है। और इन सब के बीच बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश से दुकानों के नीचे की मिट्टी धंस गई और दुकानें नीचे गिर गई। आप तस्वीर देखिए, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि बाढ़ और बारिश की कितनी बड़ी तबाही उत्तराखंड में इस वक्त आ चुकी है। देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें केदारनाथ आपदा के वक्त देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कैसी बारिश है उसकी आप हालत देखिए कि देहरादून की तस्वीरें जहां पर तेज बारिश के बाद कटान बहुत ज्यादा बढ़ गया। देहरादून के प्रेम नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर बारिश तेज हुई, दुकानों के नीचे की मिट्टी कट गई, धंस गई और उसके बाद किस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें गिरी उसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर बारिश के बाद रिहायशी इलाकों पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये तस्वीर देखिए, प्रेम नगर की तस्वीरें देहरादून के। देखते ही देखते कुछ सेकेंड्स के भीतर ये दुकानें, ये पूरे बड़े बड़े मकान धराशायी हो गए। आप देखिए 4 से 5 सेकंड का वक्त लगा और पूरी की पूरी इमारत धूल में तब्दील हो गई। रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, ये जो तस्वीरें हैं ये किस वक्त की हैं और कोई व्यक्ति तो इस इमारतों में नहीं फंसा था? जी देखिए, अब देखिए कल देर शाम की तस्वीर है जो कि हम देख रहे हैं और यहाँ पर जो है सबसे गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रशासन की बड़ी चूक है, क्योंकि कुछ समय पहले अतिक्रमण जो है प्रेमनगर से हटाया गया था, लेकिन उसके बाद जो दुकानें अतिक्रमण की जद में नहीं थी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उसके पीछे जो है पुख्ता निर्माण नहीं किया गया और किया भी गया तो ढंग से नहीं किया गया। जो मानसूनी बरसात आई उससे जो है पुख्ता ढह गया और जो ये दुकानें गिरी हैं ये वही वजह है कि जो ऊपर की दुकानें थी ये बिल्कुल धराशायी हो गई। तो ये बड़ी चूक प्रशासन की भी यहाँ पर है और ये था कि इतनी रहा कि इसको देखते हुए पहले ही लोगों को वहां से जो है हटा दिया गया था, दुकान का सामान निकाल दिया गया था। तो इस वजह से हानि तो नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा था जो टल गया। जी बिल्कुल। लेकिन रवि, अगर हम देहरादून की बात करें तो जिस तरीके के हालात हैं, हमने देखा कि टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर था वहां पर दीवार गिर गई, पूरा नदी का सैलाब बह रहा था। उसके बाद तस्वीर आई कि रिस्पना नदी इतनी ज्यादा सैलाब भर थी कि सड़क पर आकर पूरा वो नदी में सड़क उसने तब्दील कर दिया। अब ये तस्वीर आई है। इस बार जो बारिश और बाढ़ का कहर है पिछले सालों की अपेक्षा देहरादून पर ज्यादा भारी पड़ रहा है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमने देखा कि जब से ही मानसून अपने चरम पर आए हैं तो लगातार कई हादसे हुए हैं और कई लोग अभी तक, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं इस मौसम में। तो इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो ज्यादा नुकसान तो जरूर है और नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों का जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो वो उनकी जो रातें हैं वो पूरी दहशत में गुजरती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नदियों के किनारे इन लोगों को बसाने वाले यहाँ के राजनेता हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते ही इन लोगों को नदियों के किनारे बसाया गया है और अब जो है उन लोगों की जान को पूरा खतरा है। उसके बाद वहां पर कोई कार्य नहीं किया गया। तो तमाम जो लापरवाहियां हैं वो सामने आती हैं। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है शहर के लिए, पूरी सड़कें जो है तालाब बनी हुई है और ये कुछ ही घंटों की बारिश से इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। वो भी राजधानी में, अन्य शहरों के क्या हाल होंगे और इसका अंदाजा जो है आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ और अहम खबरें हैं उस पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और देवभूमि उत्तराखंड में आफत लगातार बनी हुई है। बारिश से चिंताएं बढ़ गई हैं। सुबह से ही देहरादून में भयंकर बारिश हो रही है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इसके अलावा कर्णप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है और परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आप देखिए ज़रा, और राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं। आप सड़क पर एक छोटी नदी बहने का एहसास कर सकते हैं। और रिस्पना की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले रवि से। रिस्पना तो ऐसी बह रही थी मानो वो सड़क नहीं, कोई बहुत तेज धारा वाली नदी वहां पर स्थायी समय से बह रही हो, ये स्थिति थी। और तस्वीरें हमने प्रेमनगर की दिखाई, किस तरीके से एक बड़ी इमारत धराशायी हो गई। तो ये हालत राजधानी देहरादून की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो और पर्वतीय इलाके हैं, जो ऊंचे क्षेत्र हैं, वहां पर हालात किस तरीके से विकट हो चुके होंगे। तो सवाल यही है कि उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात बने हैं, अब इससे कैसे, इस संकट से लोगों को बचाया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने, पहली देहरादून की, जो सड़कें हैं वहां पर सैलाब बह रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर कर्णप्रयाग की है, जहां पर लगातार तेज बारिश और बूंदाबांदी के बाद
भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ रही है। तो राजधानी की आप बात करिए या फिर कर्णप्रयाग की बात करिए, देखिए दोनों ही जगहों पर बारिश तेज हो रही है, नदियां उफान पर है, सड़कों पर सैलाब बह रहा है और जिंदगी पूरी तरीके से आफत के बीच फंसी हुई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं, कई जगह रास्ते बंद हो गए क्योंकि भूस्खलन की खबरें आ रही हैं और कई जगहों पर मुश्किलें और ज़्यादा हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच बंद हुआ है, टिहरी में भी एनएच 58 3 धारा के पास बंद हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच लामबगड़ तोता घाटी के पास बंद हुआ है। लामबगड़ के पास तो आए दिन भूस्खलन हो रहे हैं और पिथौरागढ़ घाट हाईवे भी बंद हो गया है। तो उत्तराखंड में जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बाधित है। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच की बात कर लीजिए आप तो लामबगड़ तोता घाटी के पास बंद, टिहरी में एनएच 58 भी 3 धारा के पास बंद है। इसके अलावा भी जो तमाम हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवे हैं, वहाँ पर इसी तरीके के हालात बन रहे हैं। तो कनेक्टिविटी भी ख़त्म है, जो मुसीबत है उसका अंबार लगा हुआ है। और राजधानी में जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहाँ जब ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एकदम पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचे इलाके हैं, वहाँ पर ज़िंदगी किस तरीके से अस्त व्यस्त हो रही होगी। और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो सीएम हालांकि पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन बारिश से परेशानी बढ़ गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद है, टिहरी में एनएच 58 के पास 3 धारा के पास बंद है। तो ये पूरी तस्वीर है। तो देहरादून से लेकर कर्णप्रयाग तक, पिथौरागढ़ में बात कर लें, हर जगह हालात विकट हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र के कर्णप्रयाग दौरे में बारिश बाधा बन गई। भराड़ीसैंण में भारी बारिश के चलते दिक्कत आई है। कार्यक्रम के लिए मौसम खुलने का इंतजार है। महानायक वीरचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम को जाना है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कर्णप्रयाग में भारी बारिश हो रही है, ऐसे में अब बारिश बाधा बन रही है सीएम के कार्यक्रम में। भराड़ीसैंण में भारी बारिश के चलते अभी उनका जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इंतजार मौसम खुलने का हो रहा है। महानायक वीरचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम को जाना है, लेकिन तेज बारिश और मौसम जिस तरीके से बिगड़ा उसके चलते कार्यक्रम में बाधा आ गई। कर्णप्रयाग में भी बारिश ने तबाही मचाई है। एक तरफ बारिश की वजह से सड़कें तबाह हुई हैं, तो वहीं कुदरत के कहर से किसानों के खेत खलिहान भी नहीं बच पा रहे हैं। पहाड़ में ये मानसून सीजन मुसीबत वाला रहा है। कर्णप्रयाग में तो हालात इतने खराब हैं कि न लोग घर में सुरक्षित हैं और न ही घर से बाहर। ये तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां चट्टान दरक कर पहाड़ पर गिर रही है। ऐसे में मुसाफिर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगड़, पगल नाला, भनेर पानी, बाजपुर और लांगसू कर्णप्रयाग के बीच बार बार बाधित होकर मुसाफिरों की परेशानी बढ़ा रहा है। 4 दिन से जो है लगातार बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश की जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं सब जो है स्लाइड क्लियरेंस में लगे हुए हैं, तो हमारी काम की जो प्रोग्रेस है वो भी अफेक्टेड हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे के अलावा कई लिंक मार्ग ऐसे हैं जिनका संपर्क जिला और तहसील मुख्यालय से कटा हुआ है। प्रशासन की तरफ से ऐसे स्थानों पर जेसीबी तैनात की गई, मगर परेशानी इस बात की है कि ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई। कंट्रोल रूम भी 24 घंटे वर्किंग है और इनफैक्ट रात में 12-1 बजे मैं खुद भी बात करती हूँ कंट्रोल रूम में, और हर जगह का कंट्रोल रूम एक्चुअली वर्किंग है और सभी प्रधानों से भी हमारे कंट्रोल रूम टच में है और जो भी छोटे मोटे भी लॉसेज हैं वो भी हमें रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं तो वहीं बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। कुइरालू गाँव में मलबे की चपेट में आकर गौशाला जमींदोज हो गई, जिससे 3 मवेशियों की मौत हो गई। साथ ही कई आवासीय भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। नोली हिंडोली गांव में भारी बारिश के चलते तबाही हुई। किसानों के खेत खलिहान को बारिश ने तबाह कर दिया है। खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई। बारिश होने से यहाँ पे भारी मात्रा में कृषि भूमि को नुकसान हुआ है
कई ग्रामवासियों की मकानों पे दरारें आ चुकी है। पूरा गांव खतरे की जद पर पहुंच गया है, क्योंकि यहां पर विगत 1 वर्ष से लोक निर्माण विभाग कंडपरा के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। आसमानी आफत का सितम यही नहीं रुका। दशोली ब्लॉक में भी बादलों ने कहर बरपाया। बरसाती नाले से आए मलबे की चपेट में आने से 3 आकाशीय मकान जमींदोज हो गए। मकानों में रह रहे लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी वहां से जान बचाई। उर्गम घाटी को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग कई जगह पर क्षतिग्रस्त है। निजमुला घाटी के दर्जनों गांव तक पहुंचने वाला मार्ग भी मलबा गिरने की वजह से बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में कुदरत का कहर दिख रहा है। 16 जिले बाढ़ की चपेट में है और इन 16 जिलों में 642 गांव में बाढ़ से मुश्किलें बढ़ रही हैं। नदियां उफान पर हैं और इसको लेकर सीएम योगी ने बैठक भी की और हर संभव मदद करने के निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही मुआवजा जल्दी से जल्दी पीड़ितों को देने के आदेश दिए गए हैं। तो वाराणसी में गंगा उफान पर है, वरुणा नदी उफान पर है, गोरखपुर में सरयू जो है वो अपना कहर दिखा रही है। अंबेडकर नगर में भी सरयू के उफान से खतरा बढ़ गया है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ की क्या हालत है वो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं और 5 तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि हालत उत्तर प्रदेश में क्या हो गई। गोंडा देखिए, हर साल गोंडा को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है, वो इस बार भी बदकिस्मती बनकर आ गया है। अमरोहा की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी बाढ़ से हालत विकट है। आप बहराइच देखिए, पुल को एकदम पानी छू रहा है, रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। फिरोजाबाद में भी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है और लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। तो पूरी तरीके से जिंदगी यहाँ पर भी अस्त व्यस्त नजर आ रही है। तो बाढ़ से पलायन की मुसीबत में लोग हैं, पलायन करने की मजबूरी आ गई है। 16 जिलों के 642 गांव पूरी तरीके से प्रभावित हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन कई जगहों से शिकायतें भी आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी बड़े बड़े दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिल रही है। और आप देखिए गोंडा की तस्वीर, जहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन की जो स्थिति है ये लगभग हर 16 ज़िले में है, क्योंकि जिस तरीके से पानी दाखिल हुआ है उससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और अब बात करते हैं गोंडा की, जहां घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। बांध के कटान ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आप देखिए गोंडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक गांव है जहां पर पानी दाखिल हो चुका है। लोग अपने सामान भी वहां से हटा रहे हैं, अपने मवेशियों को भी वहां से हटा रहे हैं और गृहस्थी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आप देखिए जो गली मोहल्ले हैं जहां पर कच्चे मकान भी है, पक्के मकान भी है, वहां पर पानी दाखिल हो चुका है। सकरौर बांध के कटान से परेशानी और बढ़ गई है और नेपाल के बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर हैं। और जो पूरी तस्वीर है, हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार ने इसका पूरा जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। गोंडा में इस बार फिर घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके बाद जिला प्रशासन के साथ ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बीते दिनों आए बरसात के चलते यहां पर बाढ़ के हालात थे और एक बार फिर बाढ़ के हालात हो गए हैं। गोंडा में कर्नलगंज तहसील और तरफगंज तहसील में बाढ़ जैसे हालात है। इस समय हम नकहरा गांव में, जहां पर 1000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और लगभग जो 9 मजरों में पानी भरा हुआ है। कुछ लोग जो हैं जो अपने घर को छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हैं और कुछ लोग जो गांव में ही रह रहे हैं, छत पे ऊंचे मकान पर रहते हैं। हम समय नकहरा गांव में हमारे पीछे एक तरफ जो नदी बनी हुई है और दूसरी तरफ बांध है और नदी और बांध के बीच में ये गांव है जो पूरी तरह से जलमग्न है। बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पर लोग आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान है, जिला प्रशासन लगातार लोगों को राहत किट देने की बात करता है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आखिर इनको लोगों को राशन किट मिली, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दादा क्या नाम है आपका? देवता दिन। ये बताइए यहाँ पे बाढ़ के जैसे हालात कब से पानी भरा हुआ है? अभी हो गई कम से कम 1 महीना लग चाय हो गई है। दोहरौनी बाढ़ आई है और एक बाढ़ पहली वाली बाढ़ हमें लोगों ने राशन मिला है, भूसा बटा है। अब जो बाढ़ आई है तब से कोई शासन नहीं है। कितनी आबादी यहाँ से प्रभावित है? कितने गांव पानी भरा हुआ, कितनी दिक्कत हो रही है? यहाँ से करीब 450 घर बूढ़े हैं और बाकी बांध के वो बगल हैं तो मतलब
चारा भूसा वो लोग पावत रहे, लेकिन अब वाल पुलिया खुल गए से उन लोगन का तकलीफ भवा। तो घाघरा नदी दोबारा उफान करने के बाद कई जो घर हैं वो टापू में तब्दील हैं, जिनके घरों में पानी है वो बांध पर विस्थापित करने पर लगे हुए हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों को राहत किट देने की बात कर रहा है, लेकिन इस बार अभी तक लोगों को राशन किट का नहीं मिल पाया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो दूसरी बार बाढ़ जैसे हालात होने के बाद जिला प्रशासन लोगों को किस तरह के राशन किट दे पाता है या नहीं। कृष्ण कुमार, एबीपी गंगा, गोंडा। वाराणसी में सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वाराणसी के आसपास के जिलों में भी लोग दहशत में हैं। अब वरुणा किनारे रहने वाले लोग पलायन की तैयारी में जुट गए हैं। तो देखिए जो घाट है, मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है और अब किनारे पर चिंता बढ़ने लगी है। सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि किनारे के वासी अब दहशत में आ गए हैं। हालत यह है कि लोग अपने सामानों को अब सहेजने लगे हैं, समेटने लगे हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है और अब लोग पलायन की स्थिति में आने को मजबूर हैं। प्रशासन तमाम इंतजामों के दावे कर रहा है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या जमीन पर दावे सच होते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुदीक्षा के मामले में। खबर यह है कि आरोपी दीपक की बाइक से टक्कर लगी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। गुलावटी के कुलरी गांव का रहने वाला है दीपक। आरोपी दीपक और राजू से पूछताछ की गई है। सुदीक्षा मामले में जल्दी ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुदीक्षा की मौत के मामले में जिस तरीके से सवाल छेड़खानी को लेकर उठे थे, उसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आरोपी दीपक की बाइक से टक्कर लगी थी। गुलावटी के कुलरी गांव का रहने वाला दीपक है। आरोपी दीपक और राजू से पूछताछ की गई है। वो बुलेट भी हमने आपको दिखाई थी जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, वो बुलेट भी हो सकती। देखिए यही वो तस्वीर है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी जो फुटेज हैं उससे चीजें सामने आई हैं। और सुदीक्षा मामले में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्द ही पूरी ब्रीफिंग कर सकती है। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है और यही वो बुलेट बताई जा रही है जिससे कि ये पूरी घटना हुई, टक्कर लगी। आरोप लगे थे कि छेड़खानी की बुलेट में जो सवार थे। और इस पूरे मामले में जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि यही वो बुलेट है जिससे सुदीक्षा के गाड़ी में टक्कर लगी। और गुलावटी के कुलरी गांव का रहने वाला है दीपक। आरोपी दीपक और राजू से पूछताछ की गई है। अनुभव शर्मा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है, कब हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये देखिए अभी कुछ ही घंटे जा रहे हैं जब जो बुलंदशहर पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। साथ ही आपको बता दूं कि जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो पुलिस ने बरामद कर ली है। साथ ही एक्सीडेंट के बाद ये पूरी जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका कलर पहले ब्लैक था उसको मॉडिफाई करा के उसके ऊपर लैमिनेशन करा के उसका कलर क्रीमी कलर का जो कलर है वो यहाँ करा दिया गया है। साथ ही बुलेट के साइलेंसर, पहिए और काफी नंबर प्लेट जो चीजें हैं जिनसे बुलेट पहचान में आ सकती थी वो सभी आरोपियों ने चेंज करा दी। और साथ ही जिस तरह की बातें निकल के आ रही थी कि छेड़खानी के बाद ये पूरा हादसा हुआ, तो वहीं पुलिस जांच में साफ निकल के आया है। जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें भी आरोपी दिख रहे हैं और साफ निकल के आया है कि कोई एक जो बुग्गी है उसके आने के कारण ये पूरा हादसा हुआ। अचानक से जो बुलेट सवार थे उन्होंने ब्रेक लिए जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ जिसमें छात्रा सुदीक्षा की मौत हो गई। वहीं आपको बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज है, कई सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। साथ ही जो आरोपियों के जो मोबाइल है उनकी जो लोकेशन है वो वहां पर ट्रेस हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को 1 बाय 1 पुलिस ने पूरा जो लेकिन सवाल अनुभव ये उठता है कि जो अभी प्राथमिक जानकारी आ रही है, देखिए और जो आपने बातें कही वो भी दिख रहे हैं। 2 तस्वीरें कि पहले बुलेट काली थी, बाद में उसका पूरा चेंज कर दिया गया कलर। अगर इसमें छेड़खानी का कुछ मामला नहीं है तो आरोपियों ने फिर क्यों पूरा बुलेट का मॉडिफिकेशन कर दिया? और एक चीज और तस्वीर दिख रही है, जो बुलेट चलाने वाला व्यक्ति है उसके हेलमेट पर 1091 लिखा है। ये तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। क्या ये शासकीय कार्यों से जुड़ा हुआ इंसान है? जी नहीं, देखिए बिल्कुल अभी इस पूरे मामले पे जो पुलिस है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो पूरा मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको बता दूं कि जो 2 लोग
अभी वह पुलिस ने संदिग्ध उठाए हैं जिनसे पूछताछ कर रही है। तो वो दीपक व राजू हैं। जो एक दीपक जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम करता है, साथ ही जो राजू बताया जा रहा है लगभग उसकी उम्र 50 वर्ष है, जो कि राजमिस्त्री का काम करता है और कहीं काम करने ये लोग जा रहे थे। तो वहीं कुछ ही देर में अब जो पॉसिबिलिटी है 2-1 घंटे में जो पुलिस है वो प्रेस वार्ता करके पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा कर देगी। शुक्रिया अनुभव, नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स आप लेंगे तो देखिए ये तस्वीर है। और सबसे अहम बात जो सामने आ रही है कि बुलेट काले रंग की थी, लेकिन बाद में जब पूरा मामला हुआ उसके बाद बुलेट का मॉडिफिकेशन करा दिया गया। और अब जानकारी ये मिल रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में अगले कुछ घंटे में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साफ कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बुलेट का मॉडिफिकेशन क्यों किया गया, सवाल ये है कि क्या छेड़खानी हुई, क्योंकि शुरुआत, और ये देखिए 2 तस्वीर, पहले बुलेट काली थी अब कैसी हो गई है। तो ये 2 तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन जल्दी ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बाकी चीज़ें भी साफ हो जाएंगी और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी हो सकता है कि मिल जाएं कि आखिर सुदीक्षा की मौत कैसे हुई। मेरठ में वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है। हुक्का बार से पुलिस ने 50 युवकों को पकड़ा है। तो ये तस्वीर है, कोरोना पूरी तरीके से देश पर कहर ढा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। मेरठ में वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, हालांकि पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। हुक्का बार से 50 युवकों को पकड़ा गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग अपनी जान की परवाह क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि अपने साथ ही साथ अपने संपर्क में आने वालों के दुश्मन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण वाली बीमारी है, एक से दूसरे में फैलता है। ऐसे में ये तमाम वो लोग हैं जो नियमों को अपने लिए तो नहीं मान रहे, लेकिन दूसरों के लिए भी ये मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और 50 लोगों को पकड़ा है। तो बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है, हुक्का बार चल रहा था, 50 लोग यहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ा है। पर सवाल यही है कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार कार्रवाई कर रही है, पर लोग जागरूक कब होंगे, क्योंकि लोगों में अगर जागरूकता नहीं आएगी तो कोरोना को रोक पाना किसी भी हद पर संभव नहीं हो पाएगा। नौचंदी इलाके में छापेमारी हुई। ये जो हुक्का बार है ये मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में है, यहीं पर पार्टी चल रही थी और 50 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। तो मेरठ में बड़ी कार्रवाई हुई है। हुक्का बार से पुलिस ने 50 युवकों को पकड़ा है। दरअसल नौचंदी इलाके में छापेमारी करके इन युवकों को पकड़ा गया। तो वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने कार्रवाई करके 50 लोगों को पकड़ लिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।